बार की बात है, एक गांव में चिंटू नाम का छोटा बच्चा रहता था। चिंटू जब सिर्फ 3 साल का ही था तब उसकी माँ सावित्री का देहांत हो गया था। परिवार वालों के कहने पर चिंटू के पिता रमेश ने दूसरी शादी कर ली थी। रमेश की दूसरी पत्नी सुनीता चिंटू से शुरुआत में अच्छे व्यवहार करती थी। रमेश इस बात को देखकर बहुत खुश था कि उसके बच्चे को एक माँ का साया मिल गया। 3 से 4 साल बीत जाने पर रमेश और सुनीता के घर 2 बच्चों ने जन्म लिया। चिंटू अपने नन्हे भाई बहन को देख बहुत ही खुश था। चिंटू उन्हें प्यार से भोली और दीपू बुलाता था और एक बड़े भाई की तरह उनका पूरा ध्यान रखता। सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था कि एक दिन सुनीता की माँ कौशल्या उसके घर आती है। वो तीनों बच्चों को एक साथ खेलते देखकर जल भुन उठती है और अपनी बेटी से कहती है, क्या री सुनीता, तू इस सौतेले के साथ मेरे नाती नातिन को क्यों खेलने देती है? इससे दूर रख मेरे बच्चों से। क्या माँ, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, क्या सगा क्या सौतेला। और चिंटू तो हमारी आंखों का तारा है। देख नहीं रही हो कैसे अपने दोनों भाई बहन का ध्यान रखता है? हाँ हाँ, दिख रहा है। आज ध्यान रख रहा है, कल को जान भी ले सकता है। अरे माँ, कभी तो कुछ शुभ बोल दिया करो। देख, मैं कह देती हूँ, जमीन जायदाद के चक्कर में सगे भी एक दूसरे को मार देते हैं और ये तो सौतेला है, सौतेला। हाँ हाँ, देख लेंगे। तुम बताओ, चाय पियोगी या गरम दूध कर दें? 2 घूंट चाय ही पिला दे बेटी, और तो कुछ इच्छा नहीं है। सुनीता अंदर चाय बनाने जाती है कि अचानक दीपू के रोने की आवाज आती है। माँ, मैं गिर गया, दर्द हो रहा है माँ। आवाज सुन सुनीता दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? तुरंत सुनीता अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। इतने में कौशल्या वहाँ आती है और चिंटू को डांटने लगती है। सुनीता दीपू को अंदर ले जाती है और उसे घाव पर लेप लगाती है। क्यों रे मनहूस, गिरा दिया ना मेरे बच्चे को? मैं तो पहले ही कह रही थी, सौतेला तो सौतेला ही रहता है। नानी, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो खेलते खेलते खुद ही गिर गया। अरे चुप, मैं तेरी नानी नहीं हूँ और ना ये तेरे भाई बहन। तू सौतेला है और हमेशा ही वही रहेगा। खबरदार, आज के बाद मेरे बच्चे के आसपास भी दिखा तो। चिंटू कौशल्या की बात सुन रोने लगता है और घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। चिंटू जब पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है तभी अचानक चिंटू को कुछ आवाज आती है। प्यारे बच्चे, क्या हुआ? चिंटू इधर उधर देखने लगता है। कौन है? क्यों रो रहे हो? बताओ मुझे। कौन है? ये किसकी आवाज है? कृपया मेरे सामने आओ। खजूर के पेड़ से एक खजूर नीचे गिरता है। मैं जादुई खजूर हूँ, तुम मुझे अपना ही समझो। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, मगर तुम रोना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खजूर की बात सुन चिंटू रोना बंद कर देता है और खजूर की ओर देखने लगता है। क्या मैं आपको अपना दोस्त बुला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहो बुला सकते हो। मुझे आपसे बात करने का मन हो तो मैं आपको कैसे बुलाऊं? मुझे तुम अपने पास रखना, हमेशा जब भी मेरी जरूरत हो मुझे हाथ में लेकर 2 बार आवाज देना, मैं आ जाऊंगा। चिंटू खजूर उठाकर घर आ जाता है। जैसे ही वो घर आता है, सुनीता का व्यवहार उसके प्रति बदल सा गया था। चिंटू, झूठे बर्तन रखे हैं, धोकर रख दे। आज से पहले सुनीता ने चिंटू से ऐसे कभी बात नहीं की थी। सुनीता अपनी माँ की बातों में आ जाती है। चिंटू फिर से दुखी हो जाता है, मगर अब उसके पास जादुई खजूर था जिससे वो कभी भी बात कर सकता था। चिंटू ने सारे बर्तन धोए और सुनीता के पास गया। माँ, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, अब भूख लगी है, खाने में क्या है? सुनीता चिंटू को देख गुस्सा हो जाती है और कहती है, पूरा दिन कुछ न कुछ खाने को चाहिए तुझे। एक काम कर, मुझे ही खा ले या मेरे बच्चों को खा ले। चुपचाप जाकर बाहर सो जा, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे।
पहले तो सिर्फ नानी ही मुझसे ऐसे बात करती थी, मगर अब तो माँ भी मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही है। चिंटू मुंह लटकाए बाहर चला गया और जमीन पर लेटकर जादुई खजूर से बातें करने लगा। दोस्त, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? माँ कुछ खाने को नहीं दे रही है। चिंटू के 3 बार बुलाने पर खजूर में से आवाज आती है। मेरे दोस्त को क्या खाने का मन है? मुझे खीर खाने को मिल जाए तो बड़ा ही मजा आ जाए। उसी समय चिंटू के सामने खीर का कटोरा प्रकट हो जाता है और चिंटू बड़े आनंद के साथ उसे खाने लगता है। वाह दोस्त, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बच्चे, अब तुम सो जाओ। चिंटू आंखें मूंद कर सो जाता है। अगली सुबह जब रमेश घर आता है तब वो चिंटू को जमीन पर सोता देख क्रोधित हो जाता है। सुनीता, ये क्या है? चिंटू जमीन पर क्यों सो रहा है? अजी ये तो आप अपने लाल से ही पूछिए। कल दीपू और भोली को पीट भी दिया इसने और मुझसे भी झगड़ा करके बाहर आकर सो गया। रमेश को सुनीता की बातें सच लगने लगती है। इतने में चिंटू जग जाता है, मगर रमेश उसे बिना बात किए भोली और दीपू के पास चला जाता है। पिताजी ने एक बार मुझसे बात भी नहीं की, ना ही मेरी तबीयत जाननी चाहिए। पिताजी भी मुझसे प्यार नहीं करते। दुखी होकर चिंटू वापस घर से बाहर आता है और खजूर के पेड़ के पास आकर बैठ जाता है। दोस्त, मुझे तुमसे बात करनी है। जादुई खजूर और चिंटू घंटों बातें करते हैं। तुम्हें पता है चिंटू, मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। खाना पीना, कपड़े, खिलौने, तुम्हें सब दे सकता हूँ। और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर मैं किसी की जान भी बचा सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? जब भी किसी की जान खतरे में हो, मुझे मरने वाले के होठों पे रख देना, वो जी जाएगा, लेकिन मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगा। चिंटू ये सुन खुश भी हुआ और उदास भी, क्योंकि उसे जादुई खजूर से बहुत लगाव हो गया था। वो हर वक्त जादुई खजूर से ही बातें किया करता था। जादुई खजूर के अलावा उसका कोई और दोस्त नहीं था। एक दिन चिंटू के भाई दीपू को सांप ने काट लिया और उसकी जान पर बन आई। चिंटू ये सुनते ही दौड़ता हुआ घर पर आया। घर में भीड़ लगी थी और सब रो रहे थे। चिंटू ने बिना देर किए वो जादुई खजूर दीपू के होठों पर रखा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सब उसे देखने लगे कि ये बच्चा क्या कर रहा है। अरे हट जा मनूस, मेरे बच्चे से दूर हो जा, तेरी ही नजर लग गई इसे। चिंटू वही खड़ा रहा। तभी दीपू को अचानक होश आ गया। माँ, मुझे पानी पीना है। दीपू की आवाज सुन सभी खुश हो गए। जादुई खजूर जो चिंटू का सब कुछ था, अब वहाँ नहीं था। वाह, मेरा भाई ठीक हो गया। सुनीता को ये सब देख खुद पर शर्म आने लगी और वो चिंटू से माफी मांगने लगी। चिंटू ने अपनी माँ को गले लगाया और सब फिर से मिलजुल कर रहने लगे। अपने भाई की जान बचाने के लिए चिंटू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की कुर्बानी दे दी। हर रोज चिंटू अपने दोस्त जादुई खजूर को याद किया करता था। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। हो सके तो कृपया मेरे पास वापस आ जाओ। एक रात जब चिंटू सो रहा था, तभी सपने में उसे जादुई खजूर आता है। दोस्त, मैं कहीं नहीं गया हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, आ जाना खजूर के पेड़ के नीचे, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। इतना कहकर जादुई खजूर गायब हो जाता है। अगले दिन चिंटू खजूर के पेड़ के पास जाकर बैठता है और अपने दिल की सारी बात करता है और अंत में उसे एक आवाज आती है। अच्छा, तो इतना कुछ हो गया मेरे दोस्त। आवाज सुन चिंटू बहुत खुश हो जाता है और तुरंत खजूर के पेड़ से एक खजूर नीचे गिरता है। देखो दोस्त, मैं आ गया। खजूर को देख चिंटू बहुत खुश होता है और हमेशा के लिए एक उसे अपने पास रख लेता है। किशन एक गरीब चरवाहा था। वह पहाड़ों के एक छोटे से गांव में लोगों की भेड़ बकरियां चराने जंगल में जाता था। लेकिन इधर कई महीनों से वह बहुत गरीबी में दिन गुजार रहा था, क्योंकि लोगों ने जानवर पालने ही बंद कर दिए थे। चलकर शहर में कोई नौकरी ढूंढनी होगी।
यहाँ तो कोई काम मिलता नहीं है। वह शहर की तरफ नौकरी की तलाश में पैदल चल पड़ा था। हाथ में सिर्फ एक खाने की पोटली थी और एक लोटा था। जब भूख लगती तो अपनी पोटली खोलकर रोटी खा लेता। वह चलते चलते थक गया था। एक अनार के पेड़ के नीचे बैठ गया। अपनी बदकिस्मती पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके आंसुओं की कुछ बूंदें पेड़ की जड़ में जाकर गिर पड़ी। अचानक पेड़ की जड़ों से आवाज आई, अरे, कोई है जो मुझे एक बूंद पानी पिला दे? किसी के खांसने की आवाज आई। उसने उठकर इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह झट से गया और पास ही में बहने वाली नदी से पानी लेकर आया और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। जड़ में पानी पहुंचते ही, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी सांसें लौटा दी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस पेड़ के नीचे एक गड्ढा है, उसमें कुछ अनार के बीज हैं। उन्हें अपने साथ ले जाओ और अपने आंगन में लगा दो। वह तुम्हें वह सब कुछ देंगे जो तुम चाहोगे, लेकिन आज के बाद कभी आंसू मत गिराना। किशन ने जाकर देखा तो पेड़ के नीचे सचमुच गड्ढे में कुछ बीज थे। उसने उन्हें उठा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप कौन हैं और मुझ पर इतनी कृपा करने का क्या कारण है? मैं इसी पेड़ की जड़ों में रहता हूँ। 2 दिन पहले ही कुछ लोगों ने पेड़ काटने का प्रयास किया था। उस समय से मैं बेसुध था। अभी बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए तुम्हें आवाज दी थी। ठीक है, मैं तो घर से नौकरी की तलाश में निकला था। अब तुम्हारी ही नौकरी सही। घर आकर उसने अपने आंगन के एक कोने में बीज लगा दिया। सुबह जब सोकर उठा तो वहाँ एक अनार का पेड़ उग गया था। वह बहुत खुश हुआ। ये अनार का पेड़ कैसे मेरी इच्छा पूरी कर पाएगी? तभी उसने देखा कि पेड़ की कुछ डालियों पर छोटे छोटे अनार लगे हैं। एक अनार नीचे गिरा था। उसने अनार तोड़कर देखा तो उस अनार के बीज सोने के थे। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह पेड़ पर चढ़कर अनार तोड़ने की सोच रहा था। तभी पेड़ से आवाज आई, किशन, थोड़ा सब्र करो। जो अनार नीचे गिरेंगे वही उठाना। थोड़ा थोड़ा करके बाजार में बेच देना। हाँ, इस पेड़ की जितनी अच्छी देखभाल करोगे उतने ही ज्यादा फल तुम्हें मिलेंगे। ध्यान रखना, ये बात किसी को पता ना चले। उसने पेड़ में पानी डाल दिया, फिर जाकर बाहर बैठ गया। उसी समय उसका एक पड़ोसी बांके आ गया। उसने जैसे ही उसे देखा, अरे किशन, तुम तो कल शहर कमाने गए थे, इतने जल्दी कैसे लौट आए? हाँ, गया तो था, पर रास्ते में ही कुछ तबीयत ढीली लगी तो लौट आया। अरे तबीयत खराब थी तो वैद्य जी को दिखा लिया होता। बांके चुपचाप चला गया, लेकिन सारे गांव में इस खबर का ढिंढोरा पीट दिया कि किशन वापस आ गया है। अब चलकर यहीं गांव में ही कोई काम ढूंढता हूँ। उसने जाकर उस दिन खेत में काम किया। शाम को घर आने के बाद पेड़ के पास गया तो कुछ अनार नीचे गिरे थे। जल्दी से उन्हें तोड़ा। अरे, ये तो कमाल हो गया। इन अनारों में भी बीज की जगह सोना है। वह तुरंत सोना लेकर बाजार गया और उसे बेच दिया। उसको उम्मीद से अधिक पैसे मिले। अब तो वह बहुत खुश था। अब ये रोज का नियम बन गया था। धीरे धीरे उसके पास बहुत धन हो गया। अब वह कहीं काम पर नहीं जाता था। उसके रहन सहन, उसके कपड़ों में तो बदलाव ही आ गया था। अरे, इस फक्कड़ की तो किस्मत ही पलट गई है। वह हमेशा इसी ताक में रहता कि किशन क्या करता है। एक दिन सुबह सुबह उसके आंगन में पहले उसने एक बॉल डाल दी। इसके बाद उसे उठाने के बहाने आंगन में कूद गया। वहाँ उसने देखा कि किशन पेड़ के नीचे से अनार उठा रहा है। ये अनार के फल है ना, कुछ हमें भी दे दो, मैं भी खा के देखूं कैसा है। किशन ने चुपचाप उसे अनार दे दिया। जब बांके ने अनार तोड़ा तो वह एक साधारण अनार था।
शायद यही अनार बेचकर ही ये पैसे वाला बन गया है। लेकिन फिर भी वह सोचता रहा। अनार बेचकर कोई इतना अमीर नहीं बन सकता, जरूर कुछ और राज है। वो रोज सुबह सुबह उसके आंगन में झांका करता। एक दिन उसने किशन को अनार से सोना निकालते हुए देख लिया। एक दिन रात को वह आंगन में कूद गया और उसने जैसे ही अनार के पेड़ को हाथ लगाया, वैसे ही ऊपर से बहुत सारी पेड़ की डालियां चरमराई और उसके ऊपर गिर पड़ी। बचाओ बचाओ! लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो सुबह तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। जब किशन सुबह उठकर आंगन में गया तो बांके को अचेत देखकर, अरे तुम यहाँ कैसे आए? क्या हुआ तुम्हें? अरे भाई, मुझे बचा लो, पहले इस झंझट से छुटकारा दिलाओ। पता नहीं कैसे ये डालियां मेरे ऊपर गिर गई। मैं तो सिर्फ एक अनार तोड़ने आया था। अच्छा हुआ इसे उस दिन सोने के बीज वाला अनार नहीं मिला। उसने उसके ऊपर से सारी लकड़ियां हटाई और वो वहां से भाग गया। अरे बाप रे, अब तो कभी भी इसके घर की तरफ झांकूंगा भी नहीं, नहीं तो इस पेड़ ने तो आज मुझे मार ही डाला था। उसके जाने के बाद अब मुझे भी थोड़ी जमीन खरीद लेनी चाहिए। कितने दिनों तक दूसरों के मजदूरी करूंगा। एक दिन वह पैदल ही उसी पेड़ के पास जंगल में चल दिया। आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे बहुत सारी जमीन खरीद लूं और उन पर अनार के पेड़ लगा दूं। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, पर एक बात का ध्यान रखना कि जितना हो सके उतना ही दान पुण्य के कर्मों में पैसे लगाना, गरीबों की मदद करना। एक हफ्ते में ही उसने जमीन खरीद ली और पूरी जमीन पर अनार के पेड़ लगवा दिए। कुछ जमीन पर एक पशुशाला भी बनवा दी। मुझे कितनी भी दौलत मिल जाए, पर मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक चरवाहा हूँ। उसके पास बहुत सारी धन दौलत हो गई थी। एक दिन जब वह रात में सोया तो उसकी नींद खुल गई। उसने खिड़की से देखा कि एक लड़की उसके घर के बाहर बैठी रो रही है। वह तुरंत बाहर गया। कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरा बापू 1 साल पहले ही चल बसा। मैं ऊपर वाली पहाड़ियों के उस पार रहती थी। इतना कहकर वह सिसकियां भरने लगी। अच्छा, तुम रोना बंद करो। चलो अंदर चलकर हाथ मुंह धो लो। सुबह चलकर तुम्हारी माँ से बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माधुरी है, लेकिन अब अपने घर नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, पहले अंदर तो चलो। कल सुबह पंचायत इस बात का फैसला करेगी। माधुरी चुपचाप उसके पीछे पीछे चली जाती है। सुबह ही किशन गांव के मुखिया के पास जाकर मुखिया जी को माधुरी के बारे में सब बताता है। ठीक है, उसको लेकर आओ, मैं पंचायत बुला लेता हूँ। किशन घर जाकर, माधुरी चलो, पंचायत में जाना है। दोनों वहां जाते हैं तो पंचायत के लोग माधुरी से, तुम अपने घर चली जाओ बेटी, तुम्हारी माँ ने गुस्से में आकर निकाल दिया होगा। नहीं नहीं, उसने मुझे कहा था कि मेरे बापू की तरह वो मुझे भी मरवाकर जंगल में अनार के पेड़ के नीचे गड्ढे में ढकवा देगी। किशन अनार के पेड़ का नाम सुनते ही समझ गया कि उसी अनार के पेड़ के बारे में बात कर रही है। तुम्हारी माँ की तो पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी, लेकिन तब तक तुम कहाँ रहोगी? मुखिया जी, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस लड़की से शादी करके अपना घर बसा लूं। अरे वाह, इससे अच्छा क्या होगा किशन, लेकिन इसके पहले तुम्हें उसके गांव जाकर इसकी वास्तविकता जाननी होगी। जी मुखिया जी, तब तक इसको आप अपने घर में ही रख लीजिए। मैं आज ही जाकर पता लगाता हूँ। किशन माधुरी के बताए पते पर जाकर पूछताछ करता है तो सारी बातें सही निकलती हैं। अरे भाई, अच्छा हुआ वो लड़की गांव छोड़कर चली गई, वरना उसकी माँ अपने हाथों से उसका गला दबा देती। किशन वापस आकर मुखिया जी से सारी बातें बताता है।
ठीक है, तुम शादी की तैयारी करो। कल तुम्हारा विवाह होगा और मैं स्वयं कन्यादान करूंगा। मुखिया जी, बस एक जीवन साथी की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। उनका विवाह हो गया। दोनों बहुत खुश थे। किशन ने कई धर्मशालाएं, गरीबों के लिए अस्पताल और बहुत से कुएं खुदवाए। रोज सुबह वह खुद अपनी पत्नी के साथ अपने हाथों से दान देता। अब वह किशन सेठ के नाम से मशहूर हो गया। जादुई अनार ने उसके जीवन में खुशियां ला दी थी।